Hello everyone. This is a quick revisionary video of section numbers of CGST and IGST Act. First we'll start with IGST Act guys. चार्जिंग सेक्शन क्या है? We have चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 5. अगर गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट ही नहीं करना है तो गवर्नमेंट को एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन इश्यू करना पड़ेगा. सेक्शन 6 गवर्निंग सेक्शन है इसका. इंट्रास्टेट सप्लाई क्या है? इंट्रास्टेट सप्लाई क्या है ये अपने को सेक्शन 7 और सेक्शन 8 बताएगा. अगर टेरिटोरियल वाटर्स में सप्लाई हो रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, ये सेक्शन 9 बताएगा गाइस. जो नेक्स्ट सेट ऑफ प्रोविजंस है दैट इज फॉर प्लेस ऑफ सप्लाई. अगर गुड्स की बात कर ले और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई अपने को सेक्शन 10 में देखना है, और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट है तो सेक्शन 11 में देखना है. अगर सर्विस की बात करें तो लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है तो अपने को सेक्शन 12 से पता चलेगा, और दोनों में से कोई भी एक बाहर है तो सेक्शन 13 से पता चलेगा. फॉर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विस, याद है गाइस ये केस में अगर सप्लायर बाहर है तो गवर्नमेंट किसके पास से टैक्स कलेक्ट करेगा? वी हैव सेक्शन 14 फॉर इट. और अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट कोई इंडिया में आया और कोई गुड्स लेके बाहर जा रहा है तो उसे एयरपोर्ट पे रिफंड दिया जाएगा, जो अभी प्रैक्टिकली इफेक्टिव नहीं है ये प्रोविजंस, दैट इज सेक्शन 15. और अगर कोई जीरो रेटेड सप्लाई कर लेता है तो गवर्नमेंट इसमें आपको बेनिफिट देगा, दैट इज सेक्शन 16. जीरो रेटेड सप्लाई की बात करें तो गाइस दो ट्रांजैक्शन हो सकते हैं. एक, आप आइदर गुड्स या सर्विस को एक्सपोर्ट कर लो तो, या आइदर गुड्स एंड सर्विस को एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर को दे दो तो. So this is all about IGST Act. Let's move on to guys CGST Act. अगर मैं चार्जिंग सेक्शन की बात करूं तो यहां पे वी हैव सेक्शन 9 फॉर इंट्रास्टेट सप्लाई. वैसे ही SGST एक्ट में भी होगा. सर सप्लाई का मीनिंग क्या है ये अपने को सेक्शन 7 बताएगा. और अगर सर एक ही ट्रांजैक्शन में कभी मल्टीपल गुड्स मल्टीपल सर्विस या कोई भी कॉम्बिनेशन में हो जाए तो हमें कौन सा रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करना है? इज इट अ कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई? वी हैव सेक्शन 8 फॉर इट. सर अगर एसएससी को नॉर्मल तरीके से टैक्स पे करना ही नहीं है, अगर उसे अपने टर्नओवर पे टैक्स पे करना है, इफ ही वांट्स टू फॉरगो हिज आईटीसी, इफ ही वांट्स टू डू ओनली इंट्रास्टेट सप्लाई, अगर उसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट या ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू नहीं बेचना है सर, तो गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया हुआ है अंडर कंपोजिशन स्कीम. वी हैव सेक्शन 10 फॉर इट. अगेन अगर गवर्नमेंट को कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं करना है ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, दे विल हैव टू इश्यू एन एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन. वी हैव सेक्शन 11 फॉर इट. सर अगर जीएसटी कलेक्ट करना ही है तो हमें कब पे करना है? व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? वी हैव सेक्शन 12, 13, 14. 12 इज फॉर टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स, 13 इज फॉर सर्विस एंड 14 फॉर चेंज इन रेट. सर कौन से वैल्यू पे करना है? वी हैव सेक्शन 15. कई सब 5 सब प्रोविजंस होते थे. 15(1) ट्रांजैक्शन वैल्यू, 15(2) उसके एडिशंस, 15(3) एक्सक्लूजन डिस्काउंट का, 15(4) अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं हो सकता तो वैल्यूएशन रूल्स रिफर करो, एंड 15(5) कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए तो आपको रूल वैल्यूएशन रूल्स में रिफर करना पड़ेगा, रूल 32. नेक्स्ट परचेज की बात कर ले. सर अगर मैं परचेज करूंगा तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, तो सर आईटीसी लेने के मेरे पास क्या कंडीशंस है, क्या टाइम लिमिट में लेना है? वी हैव सेक्शन 16 फॉर इट. अगर परचेज करने पे मुझे आईटीसी गवर्नमेंट नहीं देना चाहता तो उसने सेक्शन 17 में लिखा हुआ है. इफ आई एम अ सप्लायर सप्लाइंग टैक्सेबल सप्लाई ऑल्सो एग्जेम सप्लाई ऑल्सो, तो मुझे सर पूरा आईटीसी नहीं मिलेगा, अपोर्शनमेंट होगा. सेक्शन 17 अगेन, रूल 42 एंड रूल 43 स्पेसिफिक. नेक्स्ट सर अगर मैं आईटीसी के चेन में हुई नहीं और मुझे आईटीसी के चेन में एंटर करना है, या फिर सर मैं आईटीसी चेन में हूं बट आई वांट टू एग्जिट, या सर मेरा बिजनेस किसी ने टेक ओवर कर लिया तो ई क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस है वो ट्रांसफर करना पड़ेगा, या फिर सर अगर मैंने कैपिटल गुड्स खरीदा है, मैंने 5 साल यूज नहीं किया, विद इन दिस 5 इयर्स मैंने इसको बेच दिया, तो सर आईटीसी के क्या इंप्लीकेशंस होंगे? ये सब कुछ सेक्शन 18 में दिया था. अगर मैंने गुड्स जॉब वर्क के लिए दिया तो मुझे क्या टाइम लिमिट में वापस लाना है? सेक्शन 19. एंड इफ आई एम एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आई विल हैव अ हेड ऑफिस, मैं आईटीसी पूरा बुक कर लेता हूं पहले और फिर अपने ब्रांचेस को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, सेक्शन 20. और अगर एक्सेस डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो रिकवर कैसे करना है? वी हैव सेक्शन 21. ठीक है गाइस, फ्लो समझना, फ्लो मिस मत करना. पहले हो गया हमने सप्लाई के साइड का कर दिया, फिर हमने परचेज के साइड का कर दिया. नेक्स्ट सर जब जीएसटी की बात होगी तो मुझे एक बंदे को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस वी हैव सेक्शन 22, 23 एंड 24 फॉर इट. 22 जब एक बंदे का थ्रेशोल्ड क्रॉस होगा तब उसे रजिस्टर करना पड़ेगा, बट कुछ केसेस के लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन था 24. एंड सर कुछ केसेस के लिए गवर्नमेंट बोलता है हमें इसको रजिस्टर करवाना ही नहीं है, सेक्शन 23 अ बेनिफिट वाज गिवन. सर जब रजिस्टर करना है तो प्रोसीजर क्या फॉलो करनी पड़ेगी? सेक्शन 25. क्या अदर ऑथेंटिकेशन होगा? यस. नेक्स्ट सर
अगर सीजीएसटी में रजिस्टर करवा लिया तो क्या एसजीएसटी में भी करना पड़ेगा, क्या आईजीएसटी में भी करना पड़ेगा? नहीं, डीम्ड रजिस्ट्रेशन के कंसेप्ट है यहाँ पे। और अगर एक एसएससी ऐसा है जिसको दूसरे स्टेट में जाके टेम्पररी बेसिस के लिए माल बेचना है, तो क्या उसे परमानेंट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? नहीं, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन ले सकता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, सेक्शन 27। एक बार मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया और अगर उसमें कुछ चेंजेस है तो वी हैव सेक्शन 28 फॉर इट। और अगर सर मुझे जीएसटी में नहीं रहना है, मुझे बाय बाय करना है, टाटा करना है, तो सेक्शन 29 कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर गवर्नमेंट बोलता है कि आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, बट अगर आपने वो रूल्स फॉलो नहीं किए तो ऑफिसर भी आपको बाहर निकाल सकता है अंडर सेक्शन 29 ओनली। और अगर एक बार आपको बाहर निकाला गया बट आपको रियलाइज हो गया आपकी मिस्टेक, अगर आपका वो कैंसलेशन ऑर्डर आपको रिवोक करवाना है, देन यू हैव सेक्शन 30 फॉर इट। एक बार एक एसएससी ने रजिस्टर कर लिया, फिर वो कौन से डॉक्यूमेंट्स इश्यू करेगा, जब भी सप्लाई करेगा तो क्या इश्यू करेगा गाइस? वी हैव टैक्स इनवॉइस। सो इनवॉइसिंग के प्रोविजंस अब स्टार्ट हो जाएंगे गाइस। वी हैव सेक्शन 31 इनवॉइसिंग। यहां पे हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनवॉइसेस देखे थे गाइस। और अभी तो ई इनवॉइसिंग के कंसेप्ट भी आ गए हैं, तो एवरीथिंग विल बी डेल्ट विद सेक्शन 31। सर मुझे जितना भी जीएसटी कलेक्ट करना है मैं उतना ही कलेक्ट कर सकता हूं, उससे एक्सेस नहीं कर सकता। अनऑथोराइज्ड कलेक्शंस नहीं हो सकते, सेक्शन 32। और जितना मैंने जीएसटी कलेक्ट किया मुझे इनवॉइसिंग या और भी डॉक्यूमेंट्स में वो मेंशन करना पड़ेगा, सेक्शन 33। अगर कभी रेट ऑफ टैक्स मैंने गलत डाल दिया इनवॉइस पे या वैल्यूएशन कुछ ऊपर नीचे है गाइस, तो मुझे डेबिट नोट या क्रेडिट नोट के प्रोविजंस पढ़ने पड़ेंगे, सेक्शन 34। डेबिट नोट की कोई टाइम लिमिट थी? नहीं। क्रेडिट नोट की कोई टाइम लिमिट है? यस। क्या मल्टीपल इनवॉइस के लिए एक ही डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इश्यूज कर सकते हो? यस। सर मैंने ये जो डॉक्यूमेंट्स इश्यू किए हैं सर, ये मुझे कितने टाइम पीरियड तक मेंटेन करने पड़ेंगे और कौन कौन से रिकॉर्ड्स मुझे मेंटेन करने पड़ेंगे? वी हैव सेक्शन 35 एंड सेक्शन 36। अब जो अकाउंट्स मैंने मेंटेन किए हैं वो प्रॉपर मेंटेन किए हैं या नहीं किए हैं, इसका एक ऑडिट करवाना पड़ेगा, जीएसटी ऑडिट, अगेन सेक्शन 35। सर मैंने ये जो ट्रांजैक्शंस किए हैं ये गवर्नमेंट को तो अभी तक मैंने रिपोर्ट किया ही नहीं है, तो अब रिपोर्टिंग के प्रोविजन स्टार्ट हो जाएंगे गाइस। तो मुझे रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे। इसमें पहला एक होता है स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, जीएसटीआर 1, वी हैव सेक्शन 37। और मुझे कंसोलिडेटेड रिटर्न फाइल करने हैं, इट कैन बी जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 4 फॉर कंपोजिशन, जीएसटीआर 5 फॉर एनआरटीपी, जीएसटीआर 6 फॉर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, जीएसटीआर 7 फॉर टीडीएस डिडक्टर्स। तो मुझे रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे सेक्शन 39 में। अगर मैं पहली बार रिटर्न फाइल कर रहा हूं तो मैं सेक्शन 40 में रिटर्न फाइल करूंगा, और अगर मैं आखिरी रिटर्न फाइल कर रहा हूं तो सेक्शन 45 फाइनल रिटर्न फाइल करूंगा। एनुअली भी मुझे एक रिटर्न फाइल करना है, सेक्शन 44 का गवर्निंग प्रोविजन है। अगर सर मैं रिटर्न फाइल नहीं करता तो मुझे एक नोटिस इश्यू की जाएगी, सेक्शन 46 में। और अगर मैं बिलेटेड फाइल कर रहा हूं, लेट फाइल कर रहा हूं, तो लेट फीस के साथ फाइल करूंगा, सेक्शन 47। एंड जीएसटीपी, जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के जो प्रोविजंस है वो है सेक्शन 48 में। अब सर मुझे गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करना पड़ेगा, तो सर टैक्स पेमेंट्स में कैसे कर सकता हूं? क्या मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूटिलाइजेशन कर सकता हूं? यस। तो सेक्शन 49 उसका गवर्निंग प्रोविजन था गाइस, उसमें यूटिलाइजेशन के प्रिंसिपल्स भी अपने पास होते थे, यस। 7 प्रिंसिपल्स, यस। अगर मैंने लेट पेमेंट किया तो क्या मुझे इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा? ऑब्वियसली यस, सेक्शन 50 इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का रेट कितना था? 18% पर एनम, और इंटरेस्ट आपको नेट टैक्स लायबिलिटी पे करना है, यस। नेक्स्ट, TDS section 51, TCS we have section 52, and ट्रांसफर ऑफ आईटीसी वी हैव सेक्शन 53। सेटलमेंट मैकेनिज्म अपने को पिक्चर में नहीं आएगा गाइस। अगर मैंने एक्सेस पे कर दिया है तो क्या मैं उसका रिफंड भी मांग सकता हूं? यस, सेक्शन 54 रिफंड। सेक्शन 55 कुछ केसेस के लिए यूआईएन होल्डर्स के लिए रिफंड होता था, सेक्शन 55 में। अगर गवर्नमेंट मुझे रिफंड भी लेट इश्यू करेगा तो 60 डेज के बियॉन्ड अगर मुझे पेमेंट्स मिलेंगे गाइस, तो सेक्शन 56 इंटरेस्ट के साथ आपको पेमेंट मिलेगा। जनरली इंटरेस्ट, जनरली जो रिफंड है गाइस, ये आपके खाते में नहीं जाएगा, एक एसएससी के खाते में नहीं जाएगा, ये कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा, दैट इज सेक्शन 57। एंड ये फंड्स के कैसे यूटिलाइजेशन होंगे, दैट इज सेक्शन 58। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू असेसमेंट गाइड। जब हम असेसमेंट की बात करते हैं तो सर टैक्स पेयर खुद असेस करेगा अपने आप को, तो वो है सेक्शन 59 सेल्फ असेसमेंट।
सर अगर वो सेल्फ असेस नहीं कर सकता सर, अगर उसे डिपार्टमेंट की हेल्प चाहिए, ऑफिसर की हेल्प चाहिए, तो वो प्रोविजनली असेसमेंट में जा सकता है। पर प्रोविजनल असेसमेंट वो किन किन मैटर्स के लिए जा सकता था गाइस? दो मैटर्स के लिए, एक वैल्यू और एक रेट। ओके सर, मैंने जो रिटर्न्स फाइल किए हैं, ऑफिसर क्या उसके स्क्रूटिनी कर सकता है? यस। अगर सर मैं रिटर्न फाइल ही नहीं करूं तो क्या मेरा असेसमेंट नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर दो या अगर आप अनरजिस्टर्ड रहते हो, फिर भी आपका असेसमेंट होगा। इसे बोला जाएगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। वी हैव सेक्शन 62 फॉर नॉन रिटर्न फाइलर्स, वी हैव सेक्शन 63 फॉर अनरजिस्टर्ड पर्संस। और अगर आपका केस ऐसा है कि आप इंडिया छोड़ के भागने वाले हो, अगर ऐसा केस हो सकता है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, दे कैन डू समरी असेसमेंट, सेक्शन 64। ओके सर, एक बार मेरा असेसमेंट हो गया, उसके बाद क्या ऑफिसर ऑडिट करने भी आ सकता है? यस, देयर कैन बी अ डिपार्टमेंटल ऑडिट आल्सो। वो नोटिस देके आएंगे गाइस, राइट? सेक्शन 65 इज फॉर डिपार्टमेंटल ऑडिट, जनरल ऑडिट, एंड सेक्शन 66 इज फॉर स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट सिर्फ दो पर्पस के लिए हो सकते थे, वन वैल्यूएशन एंड वन आईटीसी। ओके सर, अगर उनको प्राइमा फेसी केस ऐसा लग रहा है कि मैं असेसी गलत है, तो क्या वो लोग रेड कर सकते हैं? क्या वो इंस्पेक्शन करने आ सकते हैं? यस, दे कैन डू इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर। वी हैव सेक्शन 67। और सर अगर मेरा माल चला गया है इन बिटवीन, क्या वो गाड़ी को रुका के चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं? यस, वी हैव सेक्शन 68 फॉर इट। सर क्या असेसी को उठा के लेके जा सकते हैं? क्या अरेस्ट कर सकते हैं क्या? यस, सेक्शन 69। सर क्या कोई भी पर्सन को वो लोग क्वेश्चनिंग के लिए बुला सकते हैं? दे वांट टू गैदर सम इंफॉर्मेशन, तो क्या उनके लिए बुला सकते हैं? यस, दे हैव सेक्शन 70, समन्स इश्यू कर सकते हैं। एंड do they have the access to any business premise of the assessee? Yes, section 71. And other GST officers has to assist the proper officer, we have section 72 for it. नेक्स्ट गाइस, व्हाट वी हैव इज, अगर कभी ऑफिसर को पता चला कि अगर कोई एसएससी ने टैक्स शॉर्ट पे किया है, नहीं पे किया है, या फिर उसको ज्यादा रिफंड मिल चुका है, या फिर वो आईटीसी रॉन्गली अवेल या यूटिलाइज कर रहा है, तो वो अमाउंट का ऑफिसर क्या डिमांड ऑर्डर इश्यू कर सकता है? यस, बट सर डिमांड ऑर्डर इश्यू करने के लिए पहले शोकॉज नोटिस इश्यू होगा। यस, तो शोकॉज नोटिस और डिमांड ऑर्डर के जो प्रोविजंस है वो नेक्स्ट है गाइस। there can be two cases, one non fraud cases and one is fraud cases. Non fraud cases में we have section 73, fraud cases के लिए we have section 74. शो कॉज नोटिस इश्यू करने के क्या प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ेंगे बाय द ऑफिसर? वी हैव सेक्शन 75 फॉर इट। नेक्स्ट सर, अगर कोई एसएससी ने जीएसटी के नाम पे कोई अमाउंट कलेक्ट कर दिया, तो क्या उसे वो अमाउंट भी डिपॉजिट करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट? यस, वी हैव सेक्शन 76, अमाउंट कलेक्टेड विच इज रिप्रेजेंटेड एज जीएसटी। और अगर आपको याद होगा तो गाइस, इवन इफ इट इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई, उस पे भी अगर किसी ने जीएसटी बोल के अमाउंट कलेक्ट किया है, तो दैट हैज टू बी डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट। सो इवन इफ इट इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई। 76 में एक स्पेशल पॉइंट था, शो कॉज नोटिस की कोई टाइम लिमिट नहीं थी। डिमांड ऑर्डर शो कॉज नोटिस से 1 साल में इश्यू करना था, बट शो कॉज नोटिस की कोई टाइम लिमिट नहीं थी। सर अगर कोई असेसी ने सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट कर दिया, बट उसको आईजीएसटी कलेक्ट करना था, तो क्या होगा? या फिर वाइस वर्सा, आईजीएसटी कलेक्ट कर दिया बट सीजीएसटी एसजीएसटी कलेक्ट करना था, तो क्या होगा? वी हैव सेक्शन 77 फॉर इट। सर एक बार डिमांड ऑर्डर इशू हो गया मतलब वो पे करना ही है। यस, बट सर डिपार्टमेंट कब तक रिकवरी के लिए नहीं उतरेंगे? टिल व्हाट टाइम पीरियड दे हैव टू वेट टू इनिशिएट रिकवरी प्रोसीडिंग्स? दैट इज 3 months, सेक्शन 78। 3 महीने के बाद क्या वो रिकवरी इनिशिएट कर सकते हैं? यस। और रिकवरी कैसे कर सकते हैं? उन 6 तरीके होते थे गाइस इसमें। ऑफिसर कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर सकता था, देयर वाज नो सीक्वेंस, राइट? सेक्शन 79। अगर कोई एसएससी इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहता है, जो डिमांड ऑर्डर में जो डिमांड है गाइस, वो इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहता है, किस्तों में पे करना चाहता है, ईएमआई के थ्रू, तो मैक्सिमम 24 ईएमआई के लिए फैसिलिटी अवेलेबल की जा सकती थी, इंस्टॉलमेंट, सेक्शन 80। एंड दिस वाज नॉट द राइट ऑफ द असेसी, उसे कमिश्नर से अप्रूवल लेना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी, और अगर कमिश्नर रिजेक्ट कर दे तो इट वाज अ नॉन अपीलेबल ऑर्डर। अगर डिमांड ऑर्डर इश्यू हो गया है या होने वाला है, अगर आपको पता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी, अगर आप कुछ ट्रांसफर्स कर सकते हो, आपकी प्रॉपर्टीज किसी और को ट्रांसफर कर देते हो, तो ये ट्रांसफर को वॉइड माना जाएगा, सेक्शन 81। देन अगर आपका लिक्विडेशन हो गया गाइस, अगर आपका इंसॉल्वेंसी का केस है गाइस,
तो except as provided as per IBC, GST will be the first charge of the property, that is section 82. तो IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ये जो बोल दे, उसके बाद जो पेमेंट्स होंगे वो पहले जीएसटी का पेमेंट होगा गाइस, सेक्शन 82। अगर ऑफिसर को आपके प्रॉपर्टीज को अटैचमेंट करनी है ऑन अ प्रोविजनल बेसिस, तो वो भी कर सकते हैं सेक्शन 83 में। एंड अगर कभी डिमांड ऑर्डर को मॉडिफाई किया गया इन अपील, तो वो मॉडिफिकेशंस कैसे होंगे या कंटिन्यू कैसे होगा, वो सेक्शन 84 कंटिन्यूएशन एंड द वैलिडेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स। प्रोविजनल अटैचमेंट जो था गाइस, वो 1 साल के लिए होता था मैक्सिमम, राइट। चलो नेक्स्ट, सर इफ माय बिजनेस हैज बीन टेकन ओवर, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस, और अगर पुराने पीरियड के सर प्री ट्रांसफर पीरियड के अगर कुछ डिमांड्स होते थे, तो ये डिमांड किसके पास से रिकवर किया जाएगा, ट्रांसफरी किसके पास से, दोनों के पास से, जॉइंटली सेवरली, सेक्शन 85। अगर एजेंट की लायबिलिटी है, एजेंट भाग गया, तो प्रिंसिपल से रिकवर कर सकते हैं, 86। इफ देयर इज एन अमैलगमेशन विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तो 87 उसको डील करता था। और आपको याद होगा कहीं रेट्रोस्पेक्टिव यहां पे है ही नहीं, ये प्रोस्पेक्टिव माना जाएगा। यस, अगर कंपनी लिक्विडेशन हो गई है तो कंपनी के अगर जीएसटी के ड्यूज है तो कैसे रिकवर किया जाएगा, सेक्शन 88। देन प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके एक्ट के लिए, सेक्शन 89। और अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। यस, अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है तो रिटायरमेंट उसे 30 डेज में इन्फॉर्म करना था, वो सब कुछ सेक्शन 90 में दिया हुआ है गाइस। देन सेक्शन 91 एंड सेक्शन 92 दैट वाज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट गाइस। सेक्शन 93 एंड 94, अगर कभी डेथ हो गया रहता है या अगर पार्टीशन हो गए फॉर एन एचयूएफ या डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, तो प्री प्री डिसोल्यूशन के जो ड्यूज है गाइस वो किसके पास से रिकवर किए जाएंगे, दैट इज सेक्शन 93 एंड 94। देन फ्रॉम सेक्शन 95 टू सेक्शन 106 यू हैव प्रोविजंस ऑफ एडवांस रूलिंग, एंड फ्रॉम 107 टिल 121 वी हैव प्रोविजंस ऑफ अपील। अपील की जब बात कर ले गाइस, तो अपील में आपके बिहाफ पे कौन रिप्रेजेंट कर सकता है, वी हैव सेक्शन 116 फॉर इट। देन department will not go into appeal for certain monetary limits, that is section 120, and there were 4 orders जिसको non appealable orders बोला जाता है, जिसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं हो सकती, that is section 121। आपकी जो फर्स्ट अपील होगी, दैट फर्स्ट अपील इज टू द एपेलेट अथॉरिटी, दैट इज सेक्शन 107। असेसी को क्या टाइम लिमिट होता था, डिपार्टमेंट को क्या टाइम लिमिट होता था, क्या प्री डिपॉजिट पे करना होता था, वो सब यहां पे दिया है। नेक्स्ट, फर्स्ट अपील एपेलेट अथॉरिटी का जो ऑर्डर आएगा गाइस, वो अपील में हम लेके जाएंगे टू द एपेलेट ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 112। अगेन टाइम लिमिट्स एंड प्री डिपॉजिट्स। नेक्स्ट, एपेलेट ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर आएगा दैट इज अंडर सेक्शन 113। एपेलेट ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर आएगा, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का ऑर्डर है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे, या फिर अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का ऑर्डर नहीं है तो थर्ड अपील विल गो टू हाई कोर्ट 117 एंड देन टू सुप्रीम कोर्ट 118। जब हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो हमें पूरा पूरा पैसे पे करके जाना है, नॉट अ प्री डिपॉजिट, फुल अमाउंट, दैट इज सेक्शन 119। और फर्स्ट और सेकंड लेवल की अपील में आपने जो प्री डिपॉजिट पे किया था, अगर आप केस जीत गए तो वो प्री डिपॉजिट आपको पैसे वापस मिलेंगे अलोंग विथ इंटरेस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग, दैट इज अंडर सेक्शन 115। ये हो गया अपील की बात। अगर मैटर अपील में नहीं गया है तो डिपार्टमेंट रिव्यू भी कर सकता है अंडर सेक्शन 108, वी हैव अ रिविजनल अथॉरिटी फॉर इट। ओके, नेक्स्ट, जब हम पेनल्टीज, ऑफेंसेस और पेनल्टीज की बात कर रहे हैं तो गाइस वी हैव सिविल पेनल्टीज आल्सो एंड क्रिमिनल पेनल्टीज आल्सो। मैं इसको 3 पेनल्टी में डिवाइड करता हूं, एक है सिविल पेनल्टीज, एक है कन्फेस्केशन की पेनल्टी और एक है क्रिमिनल लायबिलिटी। सिविल पेनल्टी की बात करें गाइस तो जनरली जो भी पेनल्टीज है वो सब कुछ सेक्शन 122 में दिया गया है। सेक्शन 123, अगर इंफॉर्मेशन रिटर्न कोई टाइम पे नहीं करता तो 123 में पेनल्टी लगती है, और अगर कोई स्टैटिस्टिक्स रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करता तो 124 में पेनल्टी लगती है। अगर रेसिडुअल पेनल्टी की बात करें तो 125 में दिया हुआ है। सेक्शन 126, जब भी पेनल्टीज की बात हो रही है तो अगर कोई फिक्स्ड पेनल्टी नहीं है, इफ इट इज एन अप टू पेनल्टी, मतलब अप टू 5000 लगेगा, तो ऑफिसर कितनी पेनल्टी लगाएगा, उसे क्या प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ेंगे ऑफिसर को, वो सेक्शन 126 में दिया हुआ है।
सेक्शन 127 में अगर एक एसएससी के अगेंस्ट कोई एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही है, कोई असेसमेंट प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही है, कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही है, बीट इंस्पेक्शन, सर्च या डिमांड रिकवरी, इन दैट केस वो पेनल्टी कैसे रिकवर कर सकते हैं? सेक्शन 127 and section 128 they also have the power to waive off the penalties under some sections. section 124 की penalty waive off नहीं हो सकती थी. नेक्स्ट कन्फेस्केशन की बात करें तो सेक्शन 129 में पहले वो लोग डिटेंशन करेंगे, डिटेंशन करने के बाद आपको 14 दिन का टाइम लिमिट देंगे, उसमें आपको एक पेमेंट पे करके आप अपना माल छुड़ा सकते हो. अगर आप नहीं पे करते तो आपके गुड्स को कन्फेस्केट किया जाएगा, दैट इज सेक्शन 130. कन्फेस्केशन ये आपके गुड्स के भी रहेंगे और वो व्हीकल का भी रहेगा. कन्फेस्केशन में भी गाइस, कन्फेस्केशन ऑर्डर जब आएगा तो मैंडेटरी एक रिडेम्पशन फाइन का एक ऑप्शन दिया जाएगा टू द असेसी. अगर वो अमाउंट वो पे कर देता है रिडेम्पशन अमाउंट, तो वो माल लेके जा सकता है या कन्वेंस लेके जा सकता है. नहीं तो फिर ये प्रॉपर्टी अब गवर्नमेंट की हो गई, फिर गवर्नमेंट इसे ऑक्शन में बेचेगा. सेक्शन 131 अगर कन्फेस्केशन की प्रोसीडिंग्स की है तो वो अदर प्रोसीडिंग्स को अफेक्ट नहीं होगी, दैट इज सेक्शन 131. अब हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात करें गाइस, तो इम्प्रिजनमेंट की जो बात होगी वो सेक्शन 132 में दिया हुआ है. और सिर्फ असेसी गलती नहीं करता, कभी कभी डिपार्टमेंट भी गलती कर सकता है, कोई ऑफिसर भी गलती कर सकता है, तो उसका भी इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं सेक्शन 133 में. कभी भी इम्प्रिजनमेंट करना है तो एक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस होना चाहिए, तो वो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस सेक्शन 134. एंड देयर विल बी अ प्रिजम्पशन ऑफ द कल्पेबल मेंटल स्टेट, मतलब ये डीम्ड माना जाएगा कि असेसी गलत है, असेसी को प्रूव करना पड़ेगा इन द कोर्ट तो कि वो गलत नहीं था, सेक्शन 135. अगर कोई विटनेस है और विटनेस जब हियरिंग हो रही है तब वो नहीं पाया गया, तो उसके जो स्टेटमेंट है उसे रेलेवेंट माना जाएगा. अगर उसने पहले कभी दिया हुआ है तो सेक्शन 136 में. अगर कोई कंपनीज का ऑफेंसेस करता है तो कंपनी के जो ऑफिसर्स है, कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, उसको भी ये इंप्रिजनमेंट हो सकती है सेक्शन 137 में. और अगर कोई अपनी गलती को सुधारना चाहता है, अगर वो सेटलमेंट करवाना चाहता है अपना केस, तो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस में जा सकता है सेक्शन 138 में. नेक्स्ट वी हैव अदर सेक्शंस आल्सो गाइस, बट देयर आर मिसलेनियस सेक्शंस. इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं वो ही डील करूंगा. सेक्शन 143 जॉब वर्क प्रोसीजर, वो 1 साल या 3 साल में जो वापस आ जाना चाहिए था उसकी टाइम लिमिट्स. सेक्शन 147 में डीम्ड एक्सपोर्ट्स, 4 कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्ट्स ऐसे होते थे जो आप इंडिया में ही सप्लाई करो उसे एक्सपोर्ट माना जाएगा. 4 ट्रांजैक्शन होते थे ओनली इफ इट वाज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. नेक्स्ट सेक्शन 150 में किसी को इंफॉर्मेशन रिटर्न सबमिट करना है, किस किस को इंफॉर्मेशन रिटर्न सबमिट करना है. सेक्शन 151 में गवर्नमेंट किसके पास से स्टैटिस्टिक्स रिटर्न कलेक्ट कर सकते हैं, सेक्शन 151 में. सेक्शन 171 में एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर्स के प्रोविजंस होते थे. एंड सेक्शन 172 में वी हैव रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर्स. रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर गवर्नमेंट 5 साल के लिए कर सकता है और एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर्स 4 साल के लिए हो सकता है गाइस. So this was all about sections guys. I hope you enjoyed the video. Do like, share and subscribe guys. Thank you.